जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसका मीनिंग क्या है और उसके क्या पर्पस है, और उसी में हमने डिस्कस करने वाले थे कल कि इसके सिद्धांत क्या है, यानी कि क्या प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो बनी हुई है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। तो जो सिद्धांत होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनके बेसिस पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि हम ऐसे कुछ सिद्धांत रखेंगे जिनके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री के साथ एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जितनी भी ट्रीटी वगैरह साइन करेंगे या समझौते वगैरह करेंगे तो इन जो सिद्धांत हैं इनको मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कब आया और कब इसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में शामिल किया गया, तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसके अंदर क्या था कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। तो जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, यानी विचारधाराओं का जो टकराव हो रहा था, एक तरफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। तो उस वक्त पूरी दुनिया का हर कोई ना कोई मुल्क यानी कोई ना कोई देश किसी न किसी गुट में शामिल था। तो भारत ने उस दौर में किसी भी गुट में शामिल न होने का डिसीजन लिया, यानी कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया। तो जो गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो वो हुई थी 1961 में। राइट डाउन कर लीजिए। 1961 में बेलग्रेड के अंदर एक शिखर सम्मेलन होता है, उसमें 3 कंट्री थे प्रमुख संस्थापक देश, तो उसमें भारत भी शामिल था। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया ताकि उस वक्त जो भारत आज़ाद हुआ तो स्थिति ऐसी थी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो भारत चाहता था कि वह विश्व, सबसे प्रमुख उद्देश्य तो यही था कि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि पहले भी 2 युद्ध हो चुके थे, तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा युद्ध ना हो। और यूएनओ के जो सिद्धांत थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो गुटनिरपेक्षता थी उसके माध्यम से इस चीज़ को पूरा करने का प्रयास किया। और वर्तमान समय में भी भारत गुटनिरपेक्षता का अनुसरण करता है, यानी कि कोई भी विदेश नीति, अगर भारत की जो विदेश नीति है उसके अंदर किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता किया जाता है, यानी कोई भी अगर ट्रीटी साइन वगैरह की जाती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो उसमें गुटनिरपेक्षता को शामिल किया जाता है। भारत चाहता था कि वह दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। तो भारत ने उस वक्त अपने आर्थिक हित और अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए गुटनिरपेक्षता को अपनाया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पंचशील का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। यानी ये जो पंचशील का सिद्धांत है, इसमें क्या था कि ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा दिया गया एक प्रमुख सिद्धांत है। इसमें क्या था कि 1954 में जो 1954 था उसमें भारत और चाइना ने कुछ अपने जो तिब्बत का जो विवाद चल रहा था दोनों कंट्री के बीच में, उस विवाद को हल करने के लिए, यानी कि सॉल्व करने के लिए पंचशील का सिद्धांत को अपनाया। भारत का ये मानना है कि जियो और जीने दो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना जितना हो सके। तो इसलिए भारत ने पंचशील का सिद्धांत अपनाया जिसमें 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, कोई भी मैटर होएगा, विवाद होएगा, उससे आपसी बातचीत द्वारा सॉल्व किया जाएगा, और कोई भी मुल्क है वो कि 2 कंट्री के बीच में हुआ था, भारत और चाइना के बीच में, तो एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की जो क्षेत्रीय एकता अखंडता है उसको बनाए रखेंगे। तो ये कुछ सिद्धांत, उसमें कुछ पंचशील के सिद्धांत में ये बात कही गई थी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध का सिद्धांत। यानी कि भारत ने हमेशा से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि भारत खुद एक उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। भारत पे 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य ने राज किया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत चाहता था कि जो उपनिवेशवाद है उसको ख़त्म किया जा सके, यानी कि जो देश नए नए आज़ाद हुए थे उनकी जो आज़ादी है, यानी कि उनकी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता यानी सोवरेनिटी है, वो कायम रह सके। तो इसलिए भारत ने न केवल जो दक्षिण अफ्रीका के मुल्क
के जो देश हैं उन्हें आज़ाद करवाने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत ने हमेशा ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का घोर विरोध किया है, और वर्तमान समय में भी भारत इस चीज़ का विरोध करता रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि चाइना अपने क्षेत्र का विस्तार करने की, उसकी विस्तारवादी जो नीति है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। तो दिन प्रतिदिन वो अपने आसपास के मुल्क से सीमावाद विवाद होता रहता है, तो भारत लगातार इस चीज़ का विरोध करता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है गुजराल का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत आया था ना, वो जब 1996 में 1996 में जब केंद्र के अंदर यानी सेंटर के अंदर जब मतलब कि इलेक्शन हुए, तो 13 राजनीतिक दलों की एक सरकार बनी थी, यानी 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो उस वक्त गुजराल, जो इंद्र कुमार गुजराल थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1997 में ये सिद्धांत दिया था, मतलब उन्हीं के नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है, गुजराल का सिद्धांत। उनका ये मानना था कि अपने जो पड़ोसी मुल्क है, यानी कि जो अपने आसपास के जो कंट्री है जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल के नाम से जानते हैं हम इसे। इसमें यह था कि अगर आप, क्योंकि प्रत्येक देश चाहता है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम कर सके, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे कायम कर सकेगा? जब उसके राष्ट्रीय सुरक्षा तो तभी रहेगी ना जब आसपास के जो मुल्क हैं उनके साथ, यानी देश है, कंट्री, उनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। तो उन अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए गुजराल का जो सिद्धांत था वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। ये आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। उनका भी ये मानना है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। तो उसी चीज़ को उन्होंने उस वक्त जो बांग्लादेश के साथ भारत का गंगा जल विवाद चल रहा था, तो उसको सोल्व आउट किया इसी के माध्यम से। और जो पाकिस्तान के साथ और उसके अलावा चाइना के साथ जो भी मतलब विवाद चल रहे थे, उसको आपसे बातचीत द्वारा उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है विश्व शांति का सिद्धांत, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरी दुनिया के लेवल पे एक शांति कायम करना। यानी कि तो क्योंकि जो भारत है वो शुरू से ही हम देखते हैं एक शांति प्रिय देश रहा है। उसने ज़्यादातर विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा हल किया है, और अलग अलग मुल्कों के साथ ट्रीटी साइन की है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विवाद हुए हैं भारत ने उसको सोल्व करने के लिए एक मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है। तो भारत एक शांति प्रिय देश है। तो इसी चीज़ को और भारत चाहता था कि विश्व के उसकी जो फॉरेन पॉलिसी हो उसके अंदर ऐसे सिद्धांत हो जिसके माध्यम से कि जो यूएनओ के जो सिद्धांत है, यानी कि उस जो यूएनओ किस लिए बना है कि शांति कायम रखने के लिए। तो भारत भी यही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है वो कायम रहे, यानी कि जो मानव जाति है उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, यानी कि एक टाइप से मानव जो अधिकार है उनकी भी रक्षा की जा सके। तो इसलिए विश्व शांति का जो सिद्धांत है ना, वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी चीज़ को कायम रखते हुए भारतीय जो अफगानिस्तान की जो समस्या थी, जो खाड़ी संकट था, अरब इजराइल विवाद था, उनको सोल्व आउट करने में भारत ने मध्यस्थता का मार्ग को अपनाने का अपना जो विचार है, अपना जो मत रखा था, वो मध्यस्थता का मार्ग, मतलब उन्होंने कहा था कि इस विवाद को सोल्व करने के लिए एक मध्यस्थता का मार्ग अपनाना चाहिए। तो भारत हमेशा से, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर, यानी कि जो संगठन बने हुए हैं जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो विश्व में शांति कायम रखना चाहते हैं, भारत ने उनके सिद्धांतों को हमेशा, उनके द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को हमेशा फॉलो किया है और अपनी विदेश नीति में भी उसे शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का सिद्धांत। यानी कि आदर्शवाद का जो सिद्धांत है, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है उसे हम, क्योंकि उस विदेश नीति पर बहुत सारे जो महान पुरुष हुए हैं जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा बुद्ध, उनके विचारों से अपनी भारत की विदेश नीति बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और हमेशा अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते भारत की जो विदेश नीति है वो समय के हिसाब से और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन आया है। इसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो भारत की जो विदेश नीति है वो आदर्शवाद
और यथार्थवाद का मिला जुला रूप अपने को देखने को मिलता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उनके समय भारत की जो विदेश नीति थी वो आदर्शवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। और उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड आता है तो उनके समय भारत की जो नीति थी यानी कि जो विदेश नीति थी वो यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। उसके बाद जो भी टाइम पीरियड रहता है समय के हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यानी कि राष्ट्रीय हित को अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन आया और उसी के आधार पर भारत ने आदर्शवाद और यथार्थवाद के सिद्धांत का अनुसरण किया है। ये हमारे कुछ पॉइंट रहे यानी कि कुछ सिद्धांत रहे, प्रिंसिपल रहे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारी विदेश नीति पर कौन से सिद्धांत का क्या इंपॉर्टेंस है और भारत की विदेश नीति को जो सिद्धांत है वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, जिनके बेसिस पे जिनके आधार पर भारत की विदेश नीति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। एक पॉइंट और है वो भी आप लिख लीजिए, उसमें है कि क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रखना, कि भारत से हमेशा से ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में रहा है, क्योंकि भारत बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन बने हुए हैं जिसमें हम बात करते हैं सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारत इसका आज भी मेंबर है। भारत हमेशा से ये विश्वास रखता है कि सभी को साथ लेके आगे बढ़ा जाए। तो ये जो सार्क है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसके माध्यम से भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया के देश है जो यानी कि जो विकासशील देश हैं उनका भी विकास हो, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में उन देशों को भी प्रगति हासिल हो और उनका भी विकास हो। इसलिए भारत इन क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हमेशा मेंबर रहा है और इन संगठन के अंदर जितने भी मेंबर है, जितने भी सदस्य हैं, उनके बीच कोई भी अगर विवाद होता है यानी मतभेद होता है तो उसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जाए। इसलिए भारत निरंतर यही प्रयास करता रहा है क्षेत्रीय, क्योंकि भारत में एक महान शक्ति एक बनने के सारे जो गुण होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, परंतु उसके बावजूद भी भारत हमेशा क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास करता रहा है। और वर्तमान समय में भारत चाहता है कि उसके साथ जो मुल्क है, जो पास के जो पड़ोसी देश है, उसके साथ जो भी विवाद है उसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जाए। और यूएनओ के द्वारा जो भी ट्रीटी वगैरह यूएनओ के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं भारत हमेशा उनका अनुसरण करता है। उसके सिद्धांत को ध्यान में रखते भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसलिए कंक्लूजन यही है कि जो भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत है, हर एक सिद्धांत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन आते रहती है, जरूरतें भी बदलती रहती है, परंतु भारत वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्षता का, पंचशील के सिद्धांत का और उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। और गुजराल के सिद्धांत की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, उनका एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है। और भारत का सबसे मेन तो यही है, क्योंकि भारत शांति प्रिय है तो शांति कायम रह सके। और इसी की चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा यानी कि टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कौन कौन से वो आधार है, कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट्स है जिनके बेसिस पे भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।